तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान पर कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी जो आप सभी में बहुत से लोग देखे भी होंगे या पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतिहास के पन्नों में पढ़े भी होंगे और उनके बारे में जानते भी होंगे। तो आज आप सबको पता चल जाएगा कि इस फिल्म में और इतिहास के पन्नों में कितना कुछ छिपाया गया है और कितना कुछ बताया गया है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान के वो किस्से जिन्हें उनके दोस्त हम साथी कवि चंद्र बरदाई ने अपने आंखों से देखी हुई बात को काव्य रचना पृथ्वीराज रासों में उल्लेखित किया है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से 16 बार अपने युद्ध रणनीति से कैसे जीत हासिल किए, फिर एक लड़की से प्यार, लड़की को भगाकर शादी और शादी के बाद औरत के काम मोह में लिपटे कई दिनों तक बाहर नहीं निकले। अपने मोह वासना के कारण राजा इतने विलीन हुए कि दुश्मन की आने की आहट तक नहीं सुनाई दिया। और फिर हुआ गोरी के साथ 17वां युद्ध। और उनके परिणाम जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऐसे ही नई नई जानकारियाँ देख सकते हैं। और जो पहले से ही मेरे दोस्त हैं उन्हें पता ही है, लाइक, कमेंट और शेयर। तो चलिए बिना स्किप किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। 12 साल की आयु में बिना किसी हथियार के शेर को मार गिराने वाले पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे सूरवीर योद्धा थे जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों पर सुशोभित है। वे आकर्षक कद काठी के सैन्य विद्याओं में निपुण योद्धा थे, जिन्होंने अपने अद्भुत साहस से सूरदास होकर, मतलब कि मोहम्मद गोरी द्वारा दोनों आंखें फोड़ देने के बाद भी दुश्मनों को धूल चटाई। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच बहुत सारे युद्ध के बारे में इतिहास के कई किताबों में लिखा है, लेकिन उन युद्धों में 2 प्रमुख युद्ध था जिसे तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। हर बार की तरह मोहम्मद गोरी इस बार भी पृथ्वीराज से बुरी तरह हार कर भाग रहा था, लेकिन सोचने वाली बात है कि इसे तराइन के प्रथम युद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि तराइन के मैदान में गोरी चारों तरफ से घिर गया था और उसकी एक आंखें पृथ्वीराज ने भाले से फोड़ दिए थे। वो बुरी तरह जख्मी हो गया था, उसके हाथ में हथियार नहीं थे, वो पीठ दिखाकर भाग रहा था। बस पृथ्वीराज से गलती यहीं पर हुई जो इतिहास को पलट कर रख दिया। पृथ्वीराज अपने हिंदू धर्म के मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए भागते हुए निहत्थे गोरी को जाने दिए। उस पर वार करना पृथ्वीराज के शान के खिलाफ होता, लेकिन इधर इतनी बुरी तरह से पीटा हुआ गोरी गहरी साजिश में लग गया और 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज से जीत की रणनीति बनाता रहा। और इधर पृथ्वीराज चौहान अब बिना कोई चिंता के अपने युद्ध नीति और सेना से पूरी तरह संतुष्ट थे, लेकिन गोरी उनके युद्ध नीति को देख चुका था और उसे अपने सेना को पृथ्वीराज से बेहतर बनाना था। और इधर तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बीच 1 साल में पृथ्वीराज के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, उनकी प्रेम कहानी। वो हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि प्यार और जंग में सब जायज है, वाली पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की असली प्रेम कहानी। इस कहानी का इतना जिक्र क्यों है, खासकर पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी, जिसमें रोमांस भी है, इमोशन भी है और फुल ड्रामा भी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अपनी मनपसंद राजकुमारी को पाने के लिए स्वयंवर के बीच से उन्हें उठा कर ले गए थे। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, बेहद सुंदर, जिसका जिक्र दूर दूर तक होता था। एक बार संयोगिता ने अपने महल में आए एक चित्रकार के चित्र देखते हुए पृथ्वीराज चौहान का चित्र भी देखा था। इस तस्वीर को देखते ही संयोगिता उन्हें दिल दे बैठी थी। वही जब उस चित्रकार ने संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया तो वो भी मन ही मन उन्हें चाहने लगे। लेकिन कहानी में रोमांच तब आया जब संयोगिता के पिता जयचंद और पृथ्वीराज के एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से पृथ्वीराज जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे, उस समय जयचंद ने राजसूय यज्ञ और अपनी बेटी का स्वयंवर कराने का निश्चय किया। इस यज्ञ का निमंत्रण जयचंद ने आसपास के सभी राजाओं को भेजा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि जयचंद उनको नीचा दिखाना चाहता था
और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज की एक प्रतिमा द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दी और इस तरह बढ़ते बढ़ते बात काफी आगे बढ़ गई और ये बात पृथ्वीराज की कानों तक पहुंच गई। सब ठीक चल रहा था, स्वयंवर होना था। संयोगिता अपने पिता से नाराज थी। संयोगिता को स्वयंवर में आए राजाओं में से किसी को चुनने के लिए कहा गया, लेकिन संयोगिता तैयार नहीं हुई। जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया है और उनको अपमान करने के लिए उनकी मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में रखा गया है, तो संयोगिता दरवाजे पर लगाई गई पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को माला पहनाने के लिए निकल पड़ी। जब वो ऐसे करने वाली ही थी, इसी बीच पृथ्वीराज चौहान पहुंच गए और संयोगिता ने माला उन्हें पहना दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से संयोगिता को लेकर दिल्ली आ गए। कहा जाता है कि यही प्रेम कहानी भारत में मुस्लिम आक्रमण की वजह बनी, क्योंकि संयोगिता के पिता जयचंद ने अपना बदला लेने के लिए अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने से उनका साथ दिया। मोहम्मद गोरी तराइन के प्रथम युद्ध में अपनी हार को भुला नहीं पाया था। वह फिर पृथ्वीराज का मुकाबला करने के लिए षड्यंत्र कर युद्ध करने निकल पड़ा। राजा जयचंद ने दूत भेजकर गौरी को सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। जयचंद्र की सहायता पाकर गौरी तुरंत पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। जब पृथ्वीराज चौहान को यह सूचना मिली कि गौरी एक बार फिर युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो काम वासना में इतने लिप्त थे कि दुश्मन के आने की आहट तक सुनाई नहीं दिया। वे कई महीनों तक अपनी संयोगिता के साथ कमरे से बाहर नहीं निकले। यह सब देखकर मोहम्मद गोरी की सेना से मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज के मित्र और राजकवि चंद्रबरदाई ने अनेक राजपूत राजाओं से सैन्य सहायता का अनुरोध किया, परंतु संयोगिता के हरण के कारण बहुत से राजपूत राजा पृथ्वीराज से विरोधी बन चुके थे। 1192 ईस्वी में एक बार फिर पृथ्वीराज और गौरी की सेना तराइन के क्षेत्र में युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से 3 लाख सैनिकों ने भाग लिया था, जबकि गौरी के पास 1,20,000 सैनिक थे। गौरी की सेना की विशेष बात ये थी कि वो जान चुका था कि पृथ्वीराज के युद्ध में जीतने के लिए क्या करना चाहिए और इस बार युद्ध में चुनिंदा शक्तिशाली घुड़सवार की दास्ता लेकर आया था। पृथ्वीराज ने बड़ी ही आक्रामकता से गौरी की सेना पर आक्रमण किया। उस समय भारतीय सेना में हाथी के द्वारा सैन्य प्रयोग किया जाता था। गौरी के घुड़सवारों ने आगे बढ़कर राजपूत सेना के हाथियों को घेर लिया और उन पर बाण बरसाना शुरू कर दी। घायल हाथी न तो आगे बढ़ पाए और न ही पीछे, बल्कि उन्होंने घबराकर अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी यह भी थी कि जयचंद के संकेत पर बहुत सारे राजपूत सैनिक अपने ही राजपूत भाइयों को मार रहे थे। दूसरी बात, पृथ्वीराज की सेना रात के समय आक्रमण नहीं करती थी। यही नियम महाभारत के युद्ध में भी था, लेकिन तुर्क सैनिक रात को भी आक्रमण करके मारकाट मचा रहे थे। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। जयचंद का इससे भी बुरा हाल हुआ था। उसको मारकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया। पृथ्वीराज की हार से गौरी का दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब और संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार हो गया। भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित हो गए। अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बनाकर गौरी वापस चला गया और पृथ्वीराज रासों के मुताबिक गौरी ने पृथ्वी को उस समय जान से नहीं मारा। अरे उस समय तो क्या, गौरी ने तो पृथ्वीराज को कभी नहीं मार पाया। उनकी दोनों आंखें एक गर्म लोहे के सरिया से बेरहमी से फोड़वा डाला और फिर पृथ्वीराज के साथ उनके दोस्त चंद्रबरदाई को अफगानिस्तान ले गया और वहाँ इतने दर्द सहन करके भी वो फिर वीर योद्धा 15 साल तक सलाखों में जीवित रहा। और वो एक दिन ऐसा भी आया जहाँ उनके दोस्त, उनके हमदर्द कवि चंद्रबरदाई की कूटनीति काम आई। और उस दिन गौरी के राज्य में एक ऐसा समारोह का व्यवस्था हो रहा था जिसमें एक से बढ़कर एक कर्तव्य दिखाने वाले योद्धा आए थे और अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। तभी चंद्रबरदाई ने जेल से गौरी को संदेश भिजवाकर मिलने की आज्ञा मांगी और चंद्रबरदाई गौरी से मिलकर
पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर गोरी दंग रह गया। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर वो बात क्या है, तो वो हैरान करने वाली बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान सप्तवेदी बाण चलाते थे और वो गिने चुने आखिरी हिंदू राजा थे जो सप्तवेदी बाण चला सकते थे। सप्तवेदी का मतलब शब्द, आवाज, आहट सुनकर बाण चलाना। और यही कारण था कि गोरी ने सोचा कि इतनी तकलीफ देने के बाद भी पृथ्वीराज ने अपना सर कभी नहीं झुकाया, तो यह अच्छा मौका है जो उसके सर को नीचा झुकाकर मारना। और फिर गोरी ने चंद्रबरदाई के सामने एक शर्त रख दिया और बोला कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वीराज को मेरे पैरों पर सर रख के गिड़गिड़ाना होगा। और क्या था, चंद्रबरदाई तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान कई भाषाओं के जानकार थे और वहाँ भाषाओं की कमी थी। और फिर गोरी के आदेश पर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को मैदान में ले जाया गया और उनके जिस सामग्री की जरूरत थी वो वहाँ पर रखा गया। 4 बांस 24 गज, उंगुल अष्ट प्रणाम, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। 25 गज की ऊंचाई पर घंटा टंगा हुआ था। महाराज पृथ्वीराज चौहान अंधे कर दिए गए थे, उन्हें केवल घंटे की आवाज़ पर ही निशान लगाना था। पूरी दूरी, डिग्री, बाएं दाहिने का हिसाब लगाकर कवि चंद्रबरदाई ने सबको सुनाकर अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को यह जानकारी दी कि गोरी को मारने में अब मत चूकना चौहान, अब ये मौका कभी नहीं मिलने वाला है। और अपने दोस्त की इन दोहों का मतलब पृथ्वीराज चौहान ने भली भांति समझ चुके थे और वे घंटे की आवाज़ की प्रतीक्षा करने लगे। 1, 2 और जैसे ही तीसरी बार घंटा बजा, पृथ्वीराज बिना एक क्षण गंवाए चंद्रबरदाई के बताए अनुसार गोरी की तरफ तीर चला दिए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले तीर गोरी के सीने को चीरती हुई निकल गई और वहाँ अफरा तफरी मच गई। और इतने में ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई एक दूसरे को शर्त के मुताबिक तलवार से हत्या कर ली, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ से उन पर कैसी कैसी यातनाएं होगी। और इसी तरह हिंदुस्तान के महान पराक्रमी वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और उनके दोस्त चंद्रबरदाई की कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट करके आप अपने विचार हमें व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।